नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है और अभी हम खास करके इंडियन नेवी की सबमरीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी इंडियन नेवी के जो सबसे मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन है वो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, लेकिन इस सबमरीन को जब खरीदा गया था तो उसके साथ मॉडर्न हैवीवेट टॉर्पीडो को भी खरीदने का प्लान किया गया था, जो कि इन सबमरीन का मेन ऑफेंसिव वेपन होने वाला था। इनिशियली ब्लैक स्टैक टॉर्पीडो को ही खरीदने का प्लान बनाया गया था, लेकिन बीच में वीवीआईपी चॉपर डील में घोटाला होने की वजह से इटालियन फर्म लियोनार्डो के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो उसके बाद ये डील आगे नहीं बढ़ा था। इसके बाद फ्रांस की तरफ से भी F-21 टॉर्पीडो को भी भारत को ऑफर किया गया था, लेकिन नेवी इन टॉर्पीडो में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, तो वो डील भी आगे नहीं बढ़ा था, जिस वजह से अभी हमारे स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन यानी कि कलवरी क्लास की सबमरीन है, उन सभी में ओल्डर जनरेशन की रशियन ऑरिजिन टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से इन सबमरीन की जो फायर पावर होना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा और इनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी थोड़ा रिड्यूस हो जा रहा है। इस वजह से अभी इंडियन नेवी की तरफ से स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के लिए भी नए हैवीवेट टॉर्पीडो को खरीदने का फैसला करने के साथ साथ इसके लिए ग्लोबल टेंडर को भी फ्लोट करने का फैसला किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 48 टॉर्पीडो को खरीदने का प्लान किया गया। अब पहले से ही नेवी ब्लैक स्टैक टॉर्पीडो को खरीदना चाहती थी, तो अभी जैसे कि इटालियन फर्म के ऊपर जो प्रतिबंध लगा गया था उसको उठाया जा चुका है, तो अभी उसको एक्वायर करने में हमको कोई परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी एक ग्लोबल टेंडर होने वाली है जिसमें अलग अलग कंपटीटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा टॉर्पीडो को भी खरीदा नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जाने वाले होम ग्रोन टॉर्पीडो एक वजह हो सकते हैं, जिनको 2027 के आसपास प्रोडक्शन के लिए क्लियर किया जा सकता है। तो अभी बस हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट को देखते हुए साथ 48 टॉर्पीडो को ही खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, जिनको अभी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में इस्तेमाल किया जाएगा और आगे चल के 2030 के आसपास हम इंडिजिनस टॉर्पीडो का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी की मेन बैटल टैंक के बारे में बात करने वाले हैं। अभी के लिए इंडियन आर्मी की टैंक फ्लीट में जो सबसे कैपेबल टैंक है वो T-90 टैंक है। हालांकि अर्जुन टैंक भी है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो T-90 टैंक है या भीष्म टैंक है। लेकिन रिसेंटली यूक्रेन में इन टैंक्स को लॉटरिंग मुनिशंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे सिस्टम के खिलाफ बहुत ही कमजोर पाया गया था और इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, जिस वजह से अभी इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी T-90 टैंक की फ्लीट को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। अभी हमारे पास करीब 1450 के आसपास T-90 टैंक मौजूद है, जिनको 2030 से पहले अपग्रेड करने का फैसला किया गया। अब इस अपग्रेड प्रोग्राम में इनिशियली 2 चीज़ों को अपग्रेड करने का फैसला किया गया था। पहला, इनकी आर्मर को बेटर करने का फैसला किया गया था, जो कि मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और लॉटरिंग मुनिशन जैसे थ्रेट का सामना कर पाएगा। इसके अलावा इसकी फायर पावर को भी बेहतर करने का फैसला किया गया था, और इसके अलावा अभी इन टैंक्स में मॉडर्न वेपन्स और काउंटर मेजर सिस्टम को भी ऐड करने की बात की गई है। लेकिन अगर इन टैंक्स में किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन की जाती है, खास करके टैंक की आर्मर को भी बेहतर करने की कोशिश किया जाता है, तो कोई भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करने के लिए इन टैंक का वजन यहाँ पे बढ़ सकता है, और इस वजह से अभी टैंक्स की इंजन को भी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक फ्यूचर अपग्रेड के दौरान T-90 टैंक्स में डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए डार्टन सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनिशियली इस इंजन को अभी हमारी फ्यूचर मेन बैटल टैंक के लिए डेवलप किया जा रहा था, लेकिन हो सकता है इसे T-90 टैंक में भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस इंजन की खास बात यह कि एक मॉड्यूलर इंजन है, जिसको आसानी से हम लोग T-90 में या T-72 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इंजन वेरिएबल पावर आउटपुट को सपोर्ट करता है, जिससे हम चाहे तो 1200 HP से लेकर 1500 HP तक की पावर को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और खास करके हाई एल्टीट्यूड रीजन में ऑपरेट करने के लिए भी इस इंजन को तैयार किया गया है। अगला अपडेट अंडमान और निकोबार आइलैंड की तरफ से है। ये इंडियन ओशन रीजन में भारत का सबसे बड़ा हथियार है, जहां से हम कोई भी ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशन को लॉन्च कर सकते हैं और चाइना को काउंटर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मालदीव्स में बढ़ रही चाइनीज इन्फ्लुएंस के बाद चाइना अभी इंडियन ओशन रीजन में बहुत ही एग्रेसिव हो रहा है और इंडियन ओशन रीजन में अपनी स्पाई वेसल को लगातार भेज रहा है, जिससे लिए गए डाटा को वो डुअल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो सी मैप कर सकते हैं। लेकिन उस डाटा को वो आगे चल के इंडियन ओशन रीजन में अपनी सबमरीन को भेजने के लिए या इंडियन नेवी के सबमरीन को भी ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से अभी इंडियन नेवी की तरफ से डीप इंडियन ओशन में अपनी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को बेहतर करने के लिए, खास करके अंडर वाटर कैपेबिलिटी को बेहतर करने के लिए इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्वेलेंस सिस्टम को सेटअप किया गया।
ये एक मल्टी सेंसर बेस्ड सिस्टम है जो कि रडार्स, सोनार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की मदद से दुश्मन की कोई भी हरकत को डिटेक्ट कर सकता है, तो ट्रैक भी कर सकता है, जिससे हम बोथ सरफेस और अंडर वाटर वेसल को ट्रैक कर सकते हैं। और खास करके अगर चाइना की तरफ से कोई भी अंडर वाटर वेसल जैसे कि सबमरीन या ड्रोन को डिप्लॉय किया जाता है, उसे भी डिटेक्ट किया जा सकता है। इस नई इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्वेलेंस सिस्टम को आज ही हमारी नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है और अभी इसको फुली ऑपरेशनल किया जाने वाला है। इसे अभी इंडियन ओशन रीजन में हमारी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी बेहतर होने के साथ साथ हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस भी काफ़ी हद तक बेहतर होने वाला है, जिससे हमारे ऊपर चाइना की तरफ से होने वाली कोई भी सरप्राइज अटैक का खतरा कई गुना तक रिड्यूस होने वाला है और हमको पहले से ही चाइनीज एक्टिविटी के बारे में पता चलने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।